गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो 4 है आपकी क्लास 9th का, उसको कवर करने वाले हैं। इसका ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था जो इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर ड्रेनेज सिस्टम। तो उस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो जो रिवर होता है उसका ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से वो निकलता है, और सी तक उसका जो पूरा रूट है वो कैसे चलता है, उसका कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, है ना, और वो कौन से ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करता है, कैसे फ्लो होता है, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। आप लोग फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी अगर नहीं देखा है तो चलिए जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है इंडस रिवर सिस्टम, है ना, या इसी को हम लोग इंडस बेसिन भी बोलते हैं। अब ये बेसिन क्या होता है आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में ही बताया था मैं कि बेसिन या रिवर बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें ये मान के चलिए मेन रिवर हो गई और इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज आती हैं। तो ऐसा पूरा क्षेत्र जहाँ से जो मेन रिवर है वो क्या करती है, वाटर कलेक्ट करती है, वाटर सेट करती है। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, रिवर का बेसिन कहलाता है ना। जैसे वाश बेसिन आप लोगों का एग्जाम्पल देकर बताए थे वाश बेसिन का। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर का लोकेशन देखेंगे, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, या और भी कौन कौन सी रिवर जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज भी इनके साथ में क्या करती है, फ्लो करती है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर देखते हैं, इसको मैप में देखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ बातें समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है इंडिया का मैप, है ना, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर का ओरिजिन जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये मानसरोवर लेक से होता है ना। मानसरोवर लेक ये कहाँ पर है, कैलाश में है। कैलाश पर्वत तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, हर हर महादेव, है ना। तो ये मानसरोवर लेक से निकलता है जो कि तिब्बत में स्थित है ना, तिब्बत में स्थित है मानसरोवर लेक। वहीं से इंडस रिवर का जो है वो ओरिजिन होता है। फिर इंडस रिवर ये क्या होती है, इंडिया में इंटर करती है लद्दाख वाले एरिया में। फिर इसके बाद में ये कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है पाकिस्तान में, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए, ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये कहाँ पर आ जाती है, ये कराची के पास में, है ना, ये कराची है। और पाकिस्तान के कराची से ये कहाँ पर जाकर अपना पानी जो है ड्रेन करती है, अरेबियन सी में। तो जो अरब सागर है, अरेबियन सी में ये अपना पानी गिराती है। तो ये मेन क्या हो गया, ये पूरा इंडस रिवर का रूट हो गया। इसके बाद इसमें 5 और भी रिवर्स हैं जो इंडस रिवर सिस्टम में। अच्छा, रिवर सिस्टम क्या होता है, इंडस रिवर ये सबसे बड़ी लंबी नदी है, और इसमें जो रिवर्स हैं जाके अपना पानी मिलाती है ना, और भी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है इनको मिलाकर एक सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो इंडस रिवर यहाँ पर सबसे बड़ी रिवर है, इसीलिए इसको इंडस रिवर सिस्टम या हिंदी में सिंधु नदी तंत्र हम लोग इसको बोलते हैं। इंडस रिवर को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। और जब जो सिकंदर आया था, या जो फिर ईरानियन आए, है ना, ग्रीक आए, उन लोगों ने क्या किया, जब इंडिया पर अटैक किया तो उन लोगों ने क्या किया, इंडिया पर अटैक करने आए थे, और इंडिया का नाम इसी इंडस रिवर के कारण इंडिया पड़ा था, है ना। सिंधु से हिंदुस्तान और इंडस से इंडिया, ऐसे माना जाता है। इसके बाद जो आती है वो कौन सी रिवर आती है, झेलम रिवर, है ना। झेलम रिवर जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे ही है। यहाँ पर आप लोग डल झील भी देख सकते हैं, आप डल झील भी यहीं पर पाया जाता है अपने झेलम रिवर पर। फिर आता है चेनाब रिवर, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। तो ये 6 रिवर है, आप लोग इसको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, CJI ऐसे याद रख सकते हो, फिर RBS, है ना, इसको यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, CJI ऐसे करके याद रख सकते हो। RBS रायपुर बस सर्विस, या कुछ भी ऐसे अपना याद रख सकते हो, है ना। तो सबसे ऊपर में क्या हो गई, इंडस रिवर। इंडस रिवर के बाद आती है झेलम रिवर,
झेलम रिवर के बाद आती है चेनाब रिवर, चेनाब के बाद आती है रावी, रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद सतलज, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका सीक्वेंस है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आप लोग, देखिए ये जो 3 मेन रिवर्स हैं ये ज्यादातर पाकिस्तान के एरिया में फ्लो करती है ना, और इसका अगर एरिया हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान में मैक्सिमम है। तो इंडस, झेलम और चेनाब, है ना, CJI, इसमें क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब कि क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, किसको लेकर, तो यही जो पानी है ना, जो नदियों का जो पानी है, इसको, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो CJI ये जो बताया, इंडस, झेलम और चेनाब, ये ज़्यादातर पाकिस्तान में जाती है। तो इस एग्रीमेंट में बोला गया कि इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, किसका, इंडस, झेलम और चेनाब का, और 20% वाटर इंडिया यूज करेगा। और बाकी जो नीचे की 3 नदियां बह गई, जो ज्यादातर जिसका पोर्शन इंडिया में है, कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज। ये यहाँ पर मैप में देख सकते हैं आप लोग, रावी, ब्यास और सतलज, है ना। तो इन तीनों रिवर्स का जो वाटर है उसका 80% इंडिया यूज करेगा और 20% जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंडस वाटर एग्रीमेंट, है ना, या इंडस वाटर ट्रीटी भी बोलते हैं, समझौता। तो जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके पानी को लेकर समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी या एग्रीमेंट। तो 20% ध्यान रखेंगे इंडिया यूज करेगा, किसका, झेलम, चेनाब, इंडस का, और रावी, ब्यास, सतलज का इंडिया 80% यूज करेगा। मेनली इसका क्या पर्पस होता है, तो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। हम लोग इसमें देखते हैं कि बड़े बड़े डैम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और इरिगेशन भी इसी से जो होता है, डैम से छोटे छोटे कैनाल्स निकाल कर यहाँ पर क्या होता है, सिंचाई प्रदान करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। तो आप लोग यहीं पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पंजाब हो गया, या यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे इंदिरा गांधी कैनाल आता है सतलज नहर हरिके बैराज से। तो ये सब भी क्या होता है, इसी डैम के कारण पॉसिबल हो पाया है। और भी इसकी कुछ कुछ छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे जास्कर, श्योक, गिलगिट, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने देखा इंडस वाटर बेसिन, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं और किस में जाते हैं, गंगा बेसिन में, है ना। तो गंगा बेसिन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा माता का भी जो है संज्ञा दिया जाता है, और इसके वाटर में एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है वो भी पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा मानना है। तो ये क्या है, गंगा रिवर जो है, सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। तो ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बताया था आप लोगों को कि ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है, यहाँ पर जो है रिवर का ओरिजिन होता है। तो गंगोत्री नामक एक जो जगह है, ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और उसी के जस्ट बगल में, उसके पैरेलल में चलती आती है यमुना रिवर। यमुना रिवर का जो ओरिजिन है वो यमुनोत्री से होता है ना। यमुनोत्री, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी का ओरिजिन है, वैसे ही यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो यमुना नदी का ओरिजिन है। और गंगा और यमुना दोनों जाकर प्रयागराज, इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश का जगह है, इलाहाबाद या इलाहाबाद इसको बोलते हैं, जिसका अभी नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। प्रयाग मतलब क्या होता है, संगम, है ना, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती है। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। तो गंगा और यमुना दोनों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है, इसी का नाम इलाहाबाद भी है ना। तो इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हो गया गंगा रिवर हो गई, और ये उसकी पैरेलल यहाँ पर से चलती है, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, और यमुना रिवर भी यमुनोत्री उत्तराखंड से ही निकलती है। ये जो स्टेट हम लोग देख रहे हैं ये उत्तराखंड है ना। तो ये गंगा रिवर आती है। अब गंगा रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, तो ध्यान रखना है, गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम पोर्शन में जाती है, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, और फिर कहाँ चले जाती है, ये बांग्लादेश में। गंगा रिवर को ही पद्मा रिवर के भी नाम से जाना जाता है। जो बांग्लादेश है वहाँ पर गंगा रिवर को पद्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यमुना और गंगा कहाँ पर मिलती है, अभी बताया, प्रयागराज में। और आप लोग देख सकते हैं ये हो गया उत्तर प्रदेश और ये हो गया बिहार। तो गंगा रिवर का जो इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर में देखा था कि क्या होता है, जो
जो रिवर्स है वो क्या करती है, जब फ्लड आता है उसमें तो ये आसपास के क्षेत्रों में अपना जो है सॉइल फैला देती है। और कौन सा सॉइल होता है, वो होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जिसके कारण से ये क्या होता है, ये पूरा मैदानी इलाका है, प्लेनर एरियाज है। और उत्तर प्रदेश आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है ना। एरिया के वाइज अगर देखें तो हमको क्या मिलेगा, राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया वाइज बड़ा राज्य है, अपना स्टेट है। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा इंडिया का, वो हो जाएगा यूपी। वैसे ही बिहार भी पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा है, बड़ा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी जो हमारा गंगा रिवर का प्लेन है ना। और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो यही उत्तर भारत का मैदान है जो गंगा नदी यमुना नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। अब इसमें बहुत सारी और भी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, रामगंगा, ऐसे बहुत सारी नदियां जो है वो गंगा नदी में जाकर मिलती है। इधर छत्तीसगढ़ से एक सोन नदी भी जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम आप लोगों ने देखा था, गंगा रिवर सिस्टम, है ना, ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इसके बाद ये क्या होता है, जो गंगा रिवर है ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। डेल्टा क्या होता है आप लोग को बताया था, जब एक जो रिवर है वो समुद्र में मिलने वाली रहती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट और सीट ले जाती है और छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है बहुत सारे स्ट्रीम्स में। और ये जो ट्रायंगुलर शेप बनता है ना, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है और जो ट्रायंगुलर शेप बनता है इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और इसको सुंदरवन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्री पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरी ट्री, है ना। तो सुंदरी यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, यहाँ पर एक ट्री का नाम है जिसको सुंदरी ट्री बोलते हैं, जिसके कारण इस डेल्टा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और यहीं पर एक और ट्री पाया जाता है, मैंग्रोव ट्रीज, है ना। तो इसके कारण इसको मैंग्रोव ट्री भी बोलते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। सुंदरबन डेल्टा में और क्या हमको देखने के लिए मिलता है, तो बंगाल टाइगर, जो हमारे देश का नेशनल एनिमल है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बाघ बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बंगाल टाइगर भी यहीं पर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। एलुवियल सॉइल पाया जाता है यहाँ पर, बता दिए। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम, गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं, पद्मा रिवर भी बोलते हैं, कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर जाके अगर मैप में देखेंगे तो ये आप लोगों को ऐसे कटा फटा दिखेगा, यहाँ पर किसका जो कोस्ट लाइन है, ये वेस्ट बंगाल का और ये बांग्लादेश का। तो क्यों, क्योंकि यहीं पर ये क्या है, हमारा सुंदरबन का डेल्टा बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। फिर इंडस रिवर के बाद में आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन, है ना। ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है, तो इसका ओरिजिन भी तिब्बत से होता है। तिब्बत में जो मानसरोवर लेक बताया था आप लोगों को, जहाँ पर से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, उसी के पास से ही क्या होता है, मानसरोवर लेक के पास से ही ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है। तिब्बत ये पहले अलग से देश हुआ करता था, अब ये चाइना के ही कंट्रोल में है और चाइना इसका जो कंट्री है वो चाइना ही आता है ना। अब ब्रह्मपुत्र के भी 2-3 नाम हैं जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, सांगपो रिवर बोलते हैं। टी जो है वो साइलेंट रहता है, SANGPO, सांगपो, है ना। ये ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है कहाँ पर, तिब्बत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है। वैसे ही असम में इसको क्या बोला जाता है, दिहंग रिवर बोला जाता है, दिहंग या दिहांग, है ना। तो मैप में देख लेते हैं एक बार, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है चाइना, तिब्बत, और यहाँ पर ये मानसरोवर लेक बताए थे, यहाँ पर से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, उसी के पास में ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है। अब ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है और ये असम से होते हुए मेघालय आती है और बांग्लादेश में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसका 2-3 नाम ध्यान रखना है। एक तो बताया है सांगपो रिवर, कहाँ पर ये सांगपो रिवर, तो ये इसको बोला जाता है तिब्बत में या चाइना में। उसके बाद जब ये एंट्री करती है असम में आती है तो इसको बोलते हैं दिहंग रिवर, है ना। और बाकी पूरे इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। फिर जब ये बांग्लादेश चली जाती है तब इसको जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है।
यमुना नहीं, जमुना। तो यमुना तो इंडिया में है, जमुना रिवर किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में। फिर इधर से जो गंगा रिवर आ रही थी और इधर से जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी, गंगा रिवर को पद्मा रिवर बोलते हैं और इसको जमुना रिवर बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को। दोनों मिलती है कहाँ पर? अब दोनों मिल जाती है बांग्लादेश में। फिर ये दोनों जो है पद्मा रिवर के नाम से आगे बहती है और मणिपुर से एक और नदी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेघना रिवर, है ना, मेघना रिवर। तो फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मेघना रिवर के नाम से क्या होती है? अपना वाटर ड्रेन करती है या इसमें गिर जाती है। तो ये पूरा जो स्टोरी है, ये कैसे कैसे फ्लो होता है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, क्या क्या उसके नाम हैं और कहाँ पर वो अपना पानी गिरा रही है। ये पूछते हैं कि अरेबियन सी में कौन सी नदी गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर जाती है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और अपने नोटबुक में हमेशा मैप बनाइए। बिना ज्योग्राफी आप जो है, बिना ज्योग्राफी को आप लोग बिना मैप के नहीं पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको मैप बनाना इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो ये जो मैप है ना रिवर का, ये आप लोग कंपलसरली इसको बनाएंगे और एग्जाम में भी बनाइएगा अगर आता है तो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तीस्ता रिवर, सुबनश्री, बरेली, मानस, लोहित, है ना, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक और बात ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में जूट का और पैडी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जूट जिससे बोरा बनता है, आप लोग देखे होंगे। इसको जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं। तो जूट को, जिससे बोरा या बैग वगैरह बनता है ना, ब्राउन कलर का रहता है, देखे होंगे। और पैडी मतलब क्या होता है? धान। क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो राइस का कल्टीवेशन है, धान है, जो पैडी क्रॉप है, वो बहुत ज़्यादा होता है बांग्लादेश और असम वाले एरियाज में। फिर इसके बाद आता है हमारा नर्मदा एंड तापी बेसिन। अब नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ पर होता है? ये अमरकंटक हिल से होता है। अमरकंटक हिल्स से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। और बैतूल जो प्लेटू है, ये दोनों कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। बैतूल के प्लेटू से ये क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है। यहीं पर आप लोग को ध्यान होगा तो सोन रिवर भी बताए थे। सोन रिवर भी अमरकंटक हिल से निकलता है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे जाकर गंगा रिवर में मिल जाता है ना, गंगा रिवर में जाके मिल जाता है। ये नर्मदा और तापी, या इसी को हम लोग ताप्ती भी बोलते हैं। तापी या ताप्ती एक ही रिवर है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो नर्मदा और तापी ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या? एक तो सबसे पहली बात, ये दोनों वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी इंडिया के मैक्सिमम रिवर हैं वो ईस्ट में फ्लो करती हैं, है ना। अभी इसके पीछे रीजन समझते हैं। देखिए, आप लोगों को बताया थे कि कोई भी रिवर किधर फ्लो करती है, जिधर उसका क्या रहेगा? स्लोप रहेगा। मान के चलिए इधर स्लोप है तो इधर फ्लो करेगा, है ना। अगर मान के चलिए ढाल इधर है तो इधर फ्लो करेगा। यानी कि जिधर स्लोप रहेगा, ढलान रहेगा, उधर ही क्या करेगा? रिवर जो है वो फ्लो करेगा। तो इंडिया में हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र इधर जा रहा है, गंगा रिवर इधर जा रहा है, महानदी इधर जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में ही जा रहा है, गोदावरी रिवर भी बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा रिवर भी बे ऑफ बंगाल में, कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में। यानी कि अगर हम लोग मेनली देखें तो इंडिया का जो ढाल है वो किसके साइड में है? बे ऑफ बंगाल के साइड में है। इसीलिए मैक्सिमम रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है ना। अब ये तो हिमालय से निकलने वाली रिवर हो गई, इंडस रिवर, इसीलिए हिमालय के ऊपर से या हिमालय से फ्लो करते हुए इधर आ जाती है ना। लेकिन अगर हम लोग नर्मदा और तापी को देखें तो ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब इस दिशा में आती है, गुजरात के साइड में, महाराष्ट्र के साइड में जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नर्मदा और तापी है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ये ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है? ये घाटियों के बीच में बहती है, तो इसको एक पाइप जैसा हमको स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। देखिए ऊपर में देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा? विंध्या माउंटेन्स, विंध्या हिल्स, और नीचे में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सतपुड़ा हिल्स। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में क्या होता है? ये पूरा पहाड़ के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो ये क्या हो गया? घाटी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली, मतलब घाटियों के बीच से बहता है, तो इसके लिए पाइपलाइन की तरह काम करता है और ये वेस्ट में फ्लो होता है। वैसे ही तापी रिवर्स,
तो आप लोग ध्यान रखेंगे नर्मदा और तापी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। कौन कौन सा है? तो सतपुड़ा हिल्स और विंध्या हिल्स के बीच में। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी हमको देखने के लिए मिलते हैं नर्मदा रिवर्स में, जैसे कि धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल बहुत ही सुंदर इसका दृश्य लगता है। व्हाइट कलर का संगमरमर पत्थर के बीच में ये बिल्कुल धुएं की गुब्बार की तरह ये उड़ता हुआ जाता है। अब ये कहाँ पर है? तो ये भेड़ाघाट में है, जबलपुर। भेड़ाघाट एक जगह है जबलपुर मध्य प्रदेश में। जैसे छत्तीसगढ़ का चित्रकूट वाटरफॉल जो है ना, ये बहुत फेमस है, वैसे ही मध्य प्रदेश का धुआंधार वाटरफॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। वैसे ही अमरकंटक के पास में अगर हम लोग देखेंगे तो नर्मदा नदी पर कपिलधारा या धुआंधार वाटरफॉल भी हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये पूछ सकता है कि नर्मदा रिवर में कौन कौन से वाटरफॉल हैं? तो धुआंधार वाटरफॉल है, कपिलधारा, दूधधारा वाटरफॉल है ना। ये धुआंधार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, जबलपुर मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर आता है वो क्या आता है हमारा? गोदावरी रिवर है ना। गोदावरी रिवर नासिक से निकलता है। नासिक महाराष्ट्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, त्र्यंबकेश्वर पठार है ना। जो त्र्यंबकेश्वर का जो हिल्स है महाराष्ट्र में, वहाँ से गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या करती है? अपना डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? फेमस इंद्रावती जो रिवर है, जो छत्तीसगढ़ से हमारी निकलती है, बस्तर से इंद्रावती रिवर, वो गोदावरी रिवर में ही जाकर मिल जाती है। अब इसको एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, और ये फ्लो करते हुए गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इससे पहले हम लोगों ने नर्मदा और तापी देखा था, तो ये दोनों कहाँ पर आती है? तो ये अरेबियन सी में आकर अपना जो है वो पानी गिराती है। ठीक है। फिर गोदावरी रिवर अभी बताया कि जो यहाँ पर से छत्तीसगढ़ से कौन सी आती है? इंद्रावती रिवर, वो भी गोदावरी रिवर में जाके मिल जाती है। इंद्रावती के नीचे में आता है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलता है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं है ना, हिल्स है, वहाँ से कृष्णा रिवर निकलता है और आंध्र प्रदेश में जाकर अपना डेल्टा बनाता है। फिर उसके नीचे आता है कावेरी रिवर है ना। कावेरी रिवर कहाँ पर जाता है? ये कर्नाटक के कुर्ग से निकलता है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सुंदर है, कर्नाटक में है ना। ये इसको जो है स्वर्ग बोला जाता है, दक्षिण का स्वर्ग है ना। ये स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कुर्ग बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर है कर्नाटक में। वहाँ से निकलता है कावेरी रिवर, और कावेरी रिवर जो है वो तमिलनाडु में जाकर बे ऑफ बंगाल में ही गिर जाता है। अब कावेरी रिवर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको साउथ की गंगा बोलते हैं, साउथ इंडिया की गंगा बोला जाता है किसको? कावेरी रिवर को है ना। और कर्नाटक और तमिलनाडु है ना, ये हो गया तमिलनाडु और ऊपर में हो गया कर्नाटक। कर्नाटक और तमिलनाडु के दो स्टेट के बीच में कावेरी नदी का जो वाटर है उसको लेकर डिस्प्यूट चलता है। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? विवाद। कर्नाटक ने क्या कर रखा है, ये देखो, ऊपर है कर्नाटक है ना, और नीचे में क्या है? तमिलनाडु। तो कर्नाटक ने यहाँ पर क्या कर रखा है? डैम बना रखा है। अब कावेरी रिवर का पानी यहाँ पर रुक जाता है, तो तमिलनाडु में ये कावेरी रिवर का वाटर नहीं जा पाता है, जिसके कारण कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद, हमेशा झगड़ा चलते रहता है कावेरी नदी के पानी को लेकर। तो इसीलिए ये डिस्प्यूट का कारण है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर को लेकर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है, बताया, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो हिल्स है, पहाड़ी है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से फ्लो होकर जाते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करती है, पानी गिराती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं, तुंगभद्रा रिवर, कोयना रिवर, घाट प्रभा, माल प्रभा और भीमा रिवर। इसके बाद कावेरी नदी के बारे में बताया आप लोगों को, कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, ओरिजिन होता है इसका। फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, अमरावती रिवर, भवानी रिवर, हेमावती, काबिनी, सिमसा है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है कावेरी रिवर की। फिर कावेरी रिवर को साउथ की गंगा ऑफ साउथ भी साउथ इंडिया बोला जाता है, और ये डिस्प्यूटेड रिवर है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ये आप लोगों को बता दिए। फिर इसके बाद में लास्ट जो इम्पोर्टेंट रिवर आता है वो क्या आता है हमारा? महानदी बेसिन, महानदी रिवर।
महानदी के बारे में आप लोग सब लोग सुने होंगे। ये कहाँ पर है? अपने छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो सिहावा हिल्स है ना, सिहावा की पहाड़ियाँ हैं धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर से महानदी रिवर का ओरिजिन होता है। और ये महानदी रिवर ये फिर आगे चली जाती है कहाँ पर? ओडिशा में। ओडिशा में जाती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपना जो वाटर है वो ड्रेन करती है। अब ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन या जीवन रेखा महानदी को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। अब महानदी के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा जैसे गंगा रिवर का इम्पोर्टेंस हमने देखा था इंडिया में, वैसे ही महानदी रिवर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के इस एरिया में जहाँ पर महानदी है वो फ्लो करती है, तो यहाँ पर जो पैडी क्रॉप है, जो धान है, जो राइस है, उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। राइस बाउल ऑफ इंडिया मतलब धान का कटोरा बोला जाता है। धान का कटोरा, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान होता है, ये नहीं होता है। देखो यहाँ पर अमरकंटक हिल्स है, यहाँ पर ऊपर में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, नीचे में दक्षिण में बस्तर की पहाड़ियाँ हैं। तो जब स्पेस से इसको देखा जाता है, स्पेस से देखने पर ये जो बीच का जो पोर्शन है ये बाउल की तरह, कटोरे की तरह दिखता है। इसीलिए महानदी का जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ इसकी जो एंशियंट नाम है, जो प्राचीन नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। पुराने समय में जो महानदी है उसको चित्रोत्पला, नीलोत्पला या महानंदा के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो हसदेव, शिवनाथ और मांड जैसी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। और महानदी में कुछ डैम्स भी बनाए गए हैं, जो आप लोगों ने हो सकता है सब लोगों ने घूम भी लिया होगा। रविशंकर सागर प्रोजेक्ट, अरे वही है ये जो गंगरेल डैम के भी नाम से जाना जाता है। गंगरेल डैम तो आप सब लोग घूमे होंगे ना, धमतरी में है ये। और एक है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये ओडिशा में है, पर ये भी महानदी रिवर पर है ना। छत्तीसगढ़ से निकलकर महानदी उड़ीसा में जाती है, और उड़ीसा में कौन सा? संबलपुर करके एक जगह है ना, संबलपुर, वहाँ पर हीराकुंड डैम बनाया गया है महानदी पर, है ना, उड़ीसा में। और ये हीराकुंड डैम क्या है? ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, जो भारत की सबसे लंबी बांध है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? हीराकुंड डैम। और लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में अपना जो पानी है वो गिरा देती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को हर एक जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट रहता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आया, तो उसको हम आगे वाले चैप्टर्स में उसको आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।